मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, खबरें हैं, उन पर बातें करते हैं, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी साहब, वे भारत की यात्रा पर आए थे। और जब वे भारत की यात्रा पर आए तो उनसे कुछ समझौते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए। समझौते के बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं उसमें से केवल दो समझौते आपके सामने रख रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि दो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। और यही दो तथ्य वे हैं जो कनाडा के साथ हुए भारत के समझौते को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, एक समझौते के अंतर्गत कनाडा इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वह भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा, और ये जो सप्लाई होगी 2027 से 2035 तक की जाएगी। और उसकी जो क्वांटिटी होगी वह होगी 2.2 करोड़ पाउंड। याद रखिएगा, ये टन नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत टन से टन टना जाता है कि यार टन में बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर बातें तो टन में होती हैं। ये पाउंड है। यूरेनियम की सप्लाई आप टन में नहीं कर सकते। 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की सप्लाई कनाडा करेगा। ठीक है, ये तो एक तथ्य हो गया कि कनाडा यूरेनियम की सप्लाई करेगा। मेरे इस तथ्य को सुनने के बाद आपके दिमाग को कुछ सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। किस तरीके से? और वो इस तरीके से कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। तो भाई ठीक है, यूरेनियम हमारे यहाँ आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कैसे हो गया? और भी बहुत सी चीज़ों की सप्लाई की जाती है। तब आप कहीं उत्तर ढूंढने के प्रयास में अपने दिमाग को एक्टिव कर पाएंगे, और आपके दिमाग को इस बात की आदत पड़ेगी कि यूपीएससी की तैयारी की कैसे जाती है। दो तथ्य इसके बारे में। आपको मालूम है कि भारत लगातार इस कोशिश में है कि अपने यहाँ वह स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाए, और हमने 2070 तक नेट जीरो का वायदा किया हुआ है। यह ग्रीन एनर्जी से ही संभव होगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब हुआ कि हम ये जो पेट्रोलियम और कोयला से जो एनर्जी पैदा करते हैं, उससे हम शिफ्ट करें। किस में शिफ्ट करें? जल विद्युत में, पवन ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, इन्हीं में हम शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि हम परमाणु ऊर्जा जितनी पैदा कर रहे हैं वो हमारी आवश्यकता का बहुत ही न्यूनतम है, और हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के संयंत्र भी हैं। तो हमारे संयंत्र चलते रहें, उसके लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। वह हमारे यहाँ उतनी मात्रा में नहीं है। और आपको मालूम होगा कि बीच बीच में हमें दूसरे देशों से धमकी भी मिल जाती है कि भैया हम यूरेनियम की सप्लाई बंद कर देंगे। इन सारी परिस्थितियों के संदर्भ में यदि हमें कनाडा से यूरेनियम की आपूर्ति का वचन प्राप्त होता है, तो यह अपने आप में क्या महत्वपूर्ण नहीं हुआ? तो हमारे जो परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, यदि उनकी ईंधन की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती है, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। और सीधी सी बात है कि इसी से जुड़ी हुई है हमारी आर्थिक विकास की गति। हालांकि समझौते जो हुए हैं उसमें निवेश के बारे में भी, व्यापारिक गतिविधियों के बारे में भी समझौते हुए हैं। और भारत और कनाडा के बीच जो अभी व्यापार है लगभग 13 अरब डॉलर का, उसे चौगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चलिए, वो तो जनरली जब किसी के साथ भी इस तरह के समझौते होते हैं तो उनमें इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है। FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अब है दूसरी महत्वपूर्ण बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी समझौता हुआ है कि कनाडा भारत को दुर्लभ खनिज देगा, जिसे आप रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, दुर्लभ खनिज प्रदान करेगा। अब यह क्यों महत्वपूर्ण हो गया?
दुर्लभ खनिज के क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह भी कहीं न कहीं स्वच्छ ईंधन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इन सब में इस दुर्लभ खनिज की ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं सजेशन के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि दुर्लभ खनिज के बारे में आपको आधारभूत जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। 17 तरह के खनिज तत्व होते हैं और किस किस तरीके से इसका उपयोग होता है। चाइना तो सबसे बड़ा इसका आपूर्तिकर्ता है और पूरी दुनिया की दुर्लभ खनिज की आपूर्ति में अब चाइना बाधा उत्पन्न करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में सब देश अपने अपने लिए तलाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाकायदे दुर्लभ खनिज के भंडार हैं, लेकिन दुर्लभ खनिज का मतलब ये नहीं होता है कि वो मिलना बड़ा मुश्किल है। मिलता है, लेकिन उसे खोद कर निकालना, उसे प्रोसेस करना, ये अपने आप में बहुत कठिन है और इसके लिए एक हाई लेवल की टेक्निक चाहिए। इसलिए ये दुर्लभ खनिज कहलाने लगा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बजट में बाकायदे इस बात की घोषणा की गई है कि हम दुर्लभ खनिज कॉरिडोर तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है। ये चारों राज्य आपको पूर्वी समुद्री तट से लेकर के दक्षिण तक का जो समुद्री तट है उस पर स्थित हैं। नाम सुन लीजिए: उड़ीसा, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ये जो कॉरिडोर बनेगा दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, उसमें ये 4 राज्य शामिल होंगे। अब आप देखिए कि मैंने एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रखा था कि भारत और कनाडा के बीच में दुर्लभ खनिज के बारे में भी समझौता हुआ है कि कनाडा हमें यूरेनियम के साथ साथ दुर्लभ खनिज की भी आपूर्ति करेगा। अब जब आप इसे पढ़ते हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि वो ये सोच सके कि क्या दुर्लभ खनिज से भी संबंधित कोई और तथ्य ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप उसे इसी प्रोसेस के तहत, इसी प्रक्रिया के तहत रिवाइज भी कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से तैयारी करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसका जो सबसे चमत्कारिक प्रभाव होता है वो ये होता है कि आपके दिमाग को आदत पड़ती है, घटनाओं को लिंक करने की आदत पड़ती है, एक दूसरे से जोड़ने की आदत पड़ती है। उसकी जो एनालिटिकल पावर है वो एनालिटिकल पावर बढ़ती है। और यदि आप सपाट तरीके से पढ़ करके और निकल जाना चाहते हैं कि ठीक है, हो गया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया आपने, थोड़ी देर के लिए आपको आत्मसंतोष भी मिल गया, लेकिन सच पूछिए तो बात बनी नहीं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप इस तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ ही एक तथ्य और, मैं बात कर रहा हूं भारत और कनाडा के बारे में। ये समझौता हुआ तो आपका दिमाग इस ओर भी जा सकता है या जाना ही चाहिए कि भी भारत और कनाडा के जो संबंध रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं। और यदि आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो फिर तुरंत आपका दिमाग आपको कुछ और तथ्य की सप्लाई कर देगा। आपको ध्यान आएगा कि अरे यार, 1-2 साल पहले भारत और कनाडा के संबंध तो काफ़ी ख़राब से हो गए थे। इसलिए ख़राब हो गए थे कि कनाडा में वो जो खालिस्तान की मांग करने वाला जो समूह था वो बहुत एक्टिव हो गया था। उसको लेकर के भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाया गया था वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं आए, कोई बात नहीं है। यह मूलभूत जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि किसकी हत्या की गई, उस हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया। यह भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही पर्याप्त होगा कि खालिस्तानी के मामले को लेकर के 2023-24 के बीच में भारत और कनाडा के संबंधों में काफ़ी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। फिर बाद में जब कनाडा में चुनाव हुए और मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, तब दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। और अब जब कार्नी भारत की यात्रा पर आए हैं तो एक तरह से दोनों के संबंध बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बल्कि यूं कह लें कि ज़्यादा घनिष्ठ भी हो गए हैं, क्योंकि उससे हमें यूरेनियम और दुर्लभ खनिज मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। अब आप देखिए कि एक छोटी सी घटना है, और इस छोटी सी घटना की जब आप तैयारी करते हैं तो किस तरीके से ढेर सारे तथ्य इससे जुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि आप बहुत ज़्यादा घटनाओं को पढ़ करके, रट करके याद रखने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट खबरें होती हैं,
वे सब आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और जानकारी का जो सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वह होता है आपका सिलेबस, और जो दूसरा माध्यम होता है वह होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स। वे आपको गाइड करते हैं कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक मीडियम लेवल के हैं और कौन से टॉपिक बहुत ही सामान्य स्तर के हैं। जिस दिन आपके अंदर ये दृष्टि पैदा हो जाएगी, उस दिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो फोकस्ड तरीके से होने लगेगी, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।